हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर ऑफ योर अकाउंट्स, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस टॉपिक में हम क्या इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे स्टूडेंट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फिर हम कवर करेंगे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंडियन सिस्टम में किस तरीके से हम करते हैं और इंग्लिश सिस्टम में हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट, ये हम 2.2 में कवर करेंगे। फर्दर 2.3 में हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्या एडवांटेजेस है अगर हम डबल एंट्री तरीके से बुक कीपिंग मेंटेन करेंगे। ओके, नाउ 2.4 कवर्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2.5 में हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंटिंग करने के दो अप्रोचेस है, एक तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो 2.5 में हम कवर करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हम कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड 2.6 में हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच फॉर रूल्स ऑफ अकाउंट। तो 2.6 में हम क्या कवर करेंगे स्टूडेंट, मॉडर्न अप्रोच। तो दो अप्रोच है अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने के लिए, पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड है मॉडर्न अप्रोच। दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। एंड लास्टली हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कवर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। Double entry bookkeeping system is the most scientific method of recording all the monetary transactions in the books of accounts. This system owes its origins to Italian merchant Luca Borgo Pacioli on 10th of November 1494, and this day is celebrated as International Accounting Day. This system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business transaction. Every business transaction involves two persons or account or parties, wherein one is the receiver of the benefit and the other is giver of the benefit. If if something comes into the business, something goes out from the business. Recording of two aspects of monetary transactions in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping. ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हमने रीड कर लिया पूरा स्टेटमेंट, अब हम इसे समझते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है स्टूडेंट। क्या कहा गया इस तरीके को, साइंटिफिक मेथड कहा गया हुआ है, जिस तरीके से हम सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं साइंटिफिकली। ठीक है ना, विथ एक्यूरेसी। दिस सिस्टम ओव्स इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट। तो स्टूडेंट ये जो सिस्टम है वो किसने लेके आया, ये एक इटालियन मर्चेंट है जिनका नाम है लुकार्ड बार्गो पैसिलोई। इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, ऑन 10th ऑफ नवंबर 1494। और इसलिए स्टूडेंट इस डे को 10th ऑफ नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। ओके, दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द fact that every two aspect of business transaction। ओके स्टूडेंट, तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है स्टूडेंट, ये बेस्ड है टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए स्टूडेंट, उसके दो एस्पेक्ट हो गए, दो पहलू हो गए, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, ओके, तो दो पहलू को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख पाएंगे स्टूडेंट्स। आगे लिखा हुआ है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू पर्सन और अकाउंट्स और पार्टी। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए इसमें स्टूडेंट्स, उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व हो गए, या फिर हम दो अकाउंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, या फिर दो पार्टीज। ठीक है, जो आपको आगे जाके पता चलेगा। ओके, वेयर वेयर इन वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि बिजनेस में अगर समझो आपका बिजनेस है और आप किसी को माल बेचते हो, गुड्स बेचते हो, ठीक है ना, सेल करते हो, तो आगे वाला जो बंदा होगा स्टूडेंट, जो गुड्स रिसीव करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है ना, और जो क्या बोलते हैं जो बिजनेसमैन दे रहा है गुड्स उसको, वो कौन हो गया, गिवर ऑफ द बेनिफिट। इस तरीके से दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ़ समथिंग कम इनटू द बिजनेस, अगर कुछ चीज़ बिजनेस में आती है, ठीक है ना, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस।
डेफिनेटली स्टूडेंट, सिंपल सा इसके लिए भी एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो स्टूडेंट, ऐसे ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, कंप्यूटर खरीद लेते हैं हम लोग। अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं स्टूडेंट, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है। समथिंग कम इनटू द बिजनेस, ओके। फिर आगे लिखा है समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो स्टूडेंट जब कंप्यूटर आएगा तो बिजनेस से क्या जाएगा स्टूडेंट, बिजनेस से कैश जाएगा, करेक्ट ना। हमें पे करना पड़ेगा आगे वाली पार्टी को भी। तो कंप्यूटर अगर आ रहा है तो दूसरी तरफ कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो ये दो दो पहलू हो गए। पहली चीज़ कंप्यूटर आ रहा है, दूसरा पहलू कैश हमारे अकाउंट से बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, फाइन। तो अब आगे देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इट इज कॉल्ड हैज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली हमें उन्हें कुछ डिनोट करना होगा। तो जो पहला एस्पेक्ट होगा स्टूडेंट, ओके, अगर हम उसे डेबिट डिनोट करते हैं तो दूसरे को हम क्या कहेंगे, क्रेडिट, ठीक है, ओके। जैसे कॉइन में टू साइड्स होते हैं स्टूडेंट, हेड एंड टेल, ठीक उसी तरीके से हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट्स हो गए। तो एक एस्पेक्ट को अगर हम डेबिट कहेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे, फाइन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, every business transactions is concerned with assets, liability, capital, expenses, and income. Whenever there is an increase in asset and expense, it is debited, and decrease in asset and expense are credited. तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में हमने जब इंट्रो देखा, उसमें हमने देखा कि दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, या फिर एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ऊपर वाला जो पार्ट अभी हमने कवर किया, ये वाला पार्ट स्टूडेंट, ये बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच है अकाउंटिंग करने का। और जो ये वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं स्टूडेंट, ये मॉडर्न अप्रोच है, यहाँ पे लिखा हुआ भी मॉडर्न अप्रोच। तो दोनों में भी काफ़ी फ़र्क है स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कुछ अकाउंट्स के बेसिस पे एंट्रीज पास करते हैं, और मॉडर्न अप्रोच में स्टूडेंट हम जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम में डिवाइड कर देते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली एंट्री पास करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे इन्होंने, लिखा है कि जब कभी भी इंक्रीज होगा स्टूडेंट, इंक्रीज किस में, एसेट में या फिर एक्सपेंस में, ठीक है। अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे स्टूडेंट, ठीक है ना, अगर या फिर अगर आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो जो अकाउंट है एसेट का या फिर एक्सपेंस का, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेफिनेटली दो पहलू है, तो एक को हम जब कभी भी एसेट या फिर एक्सपेंस बढ़ेंगे तो वो जो अकाउंट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, ओके। और जब कभी भी एसेट या फिर एक्सपेंस घटेगा तो ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बट आगे चल के आपको ये, जब हम मॉडर्न अप्रोच प्रॉपरली करेंगे तब आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक एक ओकेजन है जहाँ पे एक्सपेंस इनकम, सॉरी, एक्सपेंस और एसेट बढ़ने पे डेबिट हो रहा है, तो दूसरी तरफ एसेट और एक्सपेंस कम होने पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, वही क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं अभी। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तरीके स्टूडेंट, ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके हैं। एक पहला जो है वो है इंडियन सिस्टम, ओके। सेकंड जो है इंग्लिश सिस्टम। और इंग्लिश सिस्टम में भी स्टूडेंट दो तरीके हैं अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके, जहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हम रिकॉर्ड नहीं करते, और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। चलिए सभी जो सिस्टम्स है रिकॉर्डिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करने की, उसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम मेंटेन records in Indian language such as Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, etc. It is called Mahajani Desinama system. In this system, traditional transactions are recorded or maintained in a long book known as Bari and Khird. This system of accounting is not based on double entry system of accounting. Thus, this is not a scientific accounting system, even though this system is used in India for small business organization, ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो ये जो इंडियन सिस्टम है स्टूडेंट, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हम लोग इंडियन लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अपनी इंडियन लैंग्वेज में, जैसे कि मराठी, हिंदी, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज में हम मेंटेन कर सकते हैं। और इसको महाजनी देसी नामा के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट।
इंडियन सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इज ऑल्सो नोन एज महाजनी देसी नामा सिस्टम। ओके। और इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं स्टूडेंट, एक सिंगल सी लॉन्ग बुक होती है, इसमें सारे एंट्रीज रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसको हम बही खाता भी कहते हैं। ओके। और ये क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ एंट्री जो है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब ये हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, सारे एस्पेक्ट्स हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसीलिए साइंटिफिक तरीका नहीं है ये अकाउंट को रिकॉर्ड करने का। इवन टुडे दिस सिस्टम इज यूज इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज भी ऐसा नहीं कि इंडियन सिस्टम हमें देखने नहीं मिलता, आज भी कई सारे स्मॉल बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं with Indian system. Okay, moving further, English system. Second part is student English system. Okay, इसमें अकाउंटिंग एंट्री दो तरीके से होती है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। पहले हम देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग records only cash book and personal accounts. This is unscientific method and is also known as incomplete recording system because it changes with the convenience of the business for recording transactions. This system of accounting does not provide accurate information about the financial position of the business and it is suitable for small businesses. स्टूडेंट, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, यहाँ पे भी हर चीज़ें नहीं लिखी जाती है, सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड स्टूडेंट, ठीक है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और पर्सनल अकाउंट मतलब किसी कस्टमर का अगर पैसा बाकी है, किसी को हमें देना बाकी है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो एक कैश बुक मेंटेन की जाती है और एक पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास मेंटेन नहीं किया जाता है स्टूडेंट। और ये जो तरीका है एंट्री रिकॉर्ड करने का, ये भी अनसाइंटिफिक तरीका है जो फॉलो नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ओके, बिकॉज इट चेंज विद द कन्वीनियंस ऑफ द बिजनेस। और ये जो एंट्री है स्टूडेंट, बिजनेसमैन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और सिंगल एंट्री के सिस्टम की वजह से स्टूडेंट हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती है बिजनेस की, ठीक है। और ये टाइप का सिस्टम स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेसमैन फॉलो करते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। Double entry system is the most scientific method for recording all business transactions in the books of account. Under this system, double or twofold aspects of each transaction is recorded. तो स्टूडेंट डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो डबल एंट्री जो सिस्टम है स्टूडेंट साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। यहाँ पे हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करते हैं। और ये सिस्टम में दो इफेक्ट्स हम देते हैं, हर ट्रांजेक्शन के कितने दो इफेक्ट हम देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड द अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट। तो स्टूडेंट डबल एंट्री जो बुक कीपिंग सिस्टम है उसमें दो एस्पेक्ट है, तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, और दो अकाउंट्स है तो अगर एक डेबिट होता है तो दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। और दोनों का जो अमाउंट होगा डेबिट और क्रेडिट का, दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू द ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो स्टूडेंट डबल एंट्री सिस्टम का एक प्रिंसिपल है कि जितना अमाउंट हम डेबिट साइड में लिखेंगे उतना ही अमाउंट हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। इट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट द टू एस्पेक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। Okay, now moving further, importance element of double entry bookkeeping system. तो स्टूडेंट जब भी हम बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है ना, तो चीज़ें कैसे फ्लो होगी अब हम वो देखते हैं चार्ट की मदद से, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक ट्रांजेक्शन दिया रहेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें उस ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट देना है, ठीक है। डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। आफ्टर गिविंग डुअल इफेक्ट हम उसे क्या डुअल इफेक्ट की मदद से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, ठीक है। जर्नल के बाद में हम
जर्नल के बाद में हम जो भी चीज़ें हैं उसे हम लेजर में पोस्ट करेंगे, और ये लेजर आपका थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट, करेक्ट, सॉरी फोर्थ चैप्टर है। जर्नल आपका थर्ड चैप्टर, लेजर आपका फोर्थ चैप्टर। फिर लेजर को क्लोज करने पे स्टूडेंट जितने भी अकाउंट्स के हम लेजर्स बनाएंगे, ठीक, क्या होता है लेजर्स आपको क्लियरली आगे चल के मालूम पड़ेगा, बट ये पूरा फ्लो है। सबसे पहले हम डबल एंट्री, डबल इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी मदद से जर्नल एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट। जर्नल के बाद में लेजर में इसे पोस्ट करते हैं, और लेजर में पोस्ट करने के बाद में स्टूडेंट जितने भी अकाउंट्स होते हैं लेजर में अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, सारे अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं। और अकाउंट क्लोज करने के बाद में जो बैलेंस रहता है स्टूडेंट अकाउंट्स का, जो लेजर का जो अकाउंट बैलेंस बचा रहेगा उसकी मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग जनरल हम लेजर में पोस्ट करेंगे, फिर लेजर में पोस्ट करने के बाद में लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। लेजर अकाउंट को बैलेंस करने पे आइदर डेबिट साइड हैवी आएगा अकाउंट का या क्रेडिट साइड, एंड अकॉर्डिंगली वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ट्रायल बैलेंस की मदद से लास्ट में हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से पूरा ये एंट्री फ्लो होता है, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यूअल इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन के, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट। जर्नल एंट्री से हम लोग चीज़ों को लेजर में पोस्ट करेंगे। लेजर में पोस्ट करने के बाद में स्टूडेंट हम लेजर अकाउंट को क्लोज करेंगे। बैलेंसिंग करना मतलब क्लोज करना, और क्लोज करने पे डेफिनेटली कोई ना कोई साइड हैवी या लेस आएगा। क्या हो सकता है, टैली भी हो तो डिफरेंस आ सकता है स्टूडेंट। जितना भी लेजर में डिफरेंस आएगा सारे डिफरेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट। तो ये पूरा फ्लो है स्टूडेंट, चीज़ें कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, और स्टेप बाय स्टेप एट द एंड ऑफ द ईयर आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली इसी पे फोकस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Definition of double entry system is as follow. Every business transaction has twofold effects, and that it affects two account in opposite direction. If if a complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another. It is this recording of twofold effect of every transaction that have rise to the term double entry. J.R. Bartley Boy. Okay, students. तो डेफिनेशन है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का, जिसमें लिखा हुआ है जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं स्टूडेंट, बिजनेस में ट्रांजेक्शन तो होती ही है, ओके, तो है टू फोल्ड इफेक्ट, तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हो गए, ठीक है। दैट इट अफेक्ट टू अकाउंट, जिसकी वजह से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो गए। तो हर इफेक्ट के लिए, ठीक है ना, हर इफेक्ट के लिए हम अलग अलग अकाउंट्स डिस्क्राइब करेंगे, और हर अकाउंट जो है, जितने भी अकाउंट, दो अकाउंट, वो दोनों भी अकाउंट ऑपोजिट डायरेक्शन में नोट करेंगे। जैसे कि अगर हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे को हमें क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एंड इफ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजेक्शन, इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर। और स्टूडेंट ये सारे ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट अगर मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जो अकाउंट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉर्ड होते हैं, मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको दो, उसके दो इफेक्ट देते हैं स्टूडेंट, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, मूविंग फर्दर। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मेंटेन करने के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है जिसको हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस देयर मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्टूडेंट पहला जो प्रिंसिपल है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए उसके मुझे दो इफेक्ट्स तो देने ही देने, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। ये दो डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट है बिजनेस के, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा, और दोनों के अमाउंट इक्वल हो गए स्टूडेंट्स। सेकेंड, तो अकाउंट मीन्स वन इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड द अदर इज गिवर ऑफ द बेनिफिट, ओके। सिंपल सा एग्जांपल मैं फिर से ले लेता हूँ। अगर हम किसी से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीद रहे हैं स्टूडेंट, अगर हम किसी से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीद रहे हैं, हमारे सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो सप्लायर कौन हो गया स्टूडेंट, सप्लायर गिवर ऑफ द बेनिफिट हो गया, और हम क्या हो गए स्टूडेंट, वो केस में हम क्या हो गए, या रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। तो दो अकाउंट मतलब एक तो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होगा स्टूडेंट, और दूसरा गिवर ऑफ द बेनिफिट होगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ वन इज डेबिट द अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। इसमें एक डेबिट होगा तो दूसरा
क्रेडिट ही होगा। एंड लास्टली, एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। तो डेबिट का जितना अमाउंट है स्टूडेंट, उतना ही अमाउंट क्रेडिट का भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 4 प्रिंसिपल है डबल एंट्री बुक कीपिंग से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के। तो पहला क्या है स्टूडेंट प्रिंसिपल, कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ओके, यहाँ पे 2 अकाउंट मतलब एक रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होगा, दूसरा गिवर ऑफ द बेनिफिट होगा। थर्ड, अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट होना ही होना है, और हर डेबिट के अमाउंट के लिए इक्वल क्रेडिट अमाउंट भी होगा। ओके, तो अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा, मुझे पता है। बट डोंट वरी स्टूडेंट, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट मोर और आपको ये सारी चीज़ें स्लोली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब तक हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, खाली थ्योरी पार्ट ही हम कवर कर रहे हैं अब तक। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कंप्लीट रिकॉर्ड, तो सबसे पहला जो एडवांटेज स्टूडेंट डबल एंट्री सिस्टम का, वो हमें कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस। ठीक है, एंड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस। तो ये जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट डबल एंट्री सिस्टम है, उसका सबसे पहला बड़ा एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, कि हमें कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं, और ये साइंटिफिकली रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। इन दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, so it gives complete accuracy in the accounting work. It also check arithmetical accuracy. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस काफ़ी कम होगा। एंड सेकेंडली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी देगा, कैलकुलेशन वगैरह में कुछ मिस्टेक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर कहीं हम मिस्टेक कर देते स्टूडेंट, तो चीज़ें इक्वल नहीं होगी, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों जगह पे डेबिट में और क्रेडिट पे इक्वल अमाउंट नोट करते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं मिस्टेक कर लेंगे तो दोनों भी इक्वल नहीं होगे, टैली नहीं होगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, बिजनेस रिजल्ट। All expenses, losses, income, gain, liability, assets, debtors, and creditors, all these transactions are recorded. Therefore, it helps to find out the accurate business result of particular accounting period. तो स्टूडेंट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हम सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, हर खर्चा, हर नुकसान, हर कमाई, हर फायदा। ठीक है, हर लाइबिलिटी को मैं बोझ भी कहता हूँ। ठीक है, हर बोझ, एसेट मतलब हमारा हक जो हमें बिलोंग करता है, बिजनेस को बिलोंग करता है। डेटर्स मतलब कस्टमर्स हो गए, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर हो गए स्टूडेंट। तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अनकवर्ड नहीं रखते। ठीक है, सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फाइंड आउट करने में मदद मिलती है स्टूडेंट। ओके, तो कोई भी अकाउंटिंग पीरियड का मुझे प्रॉफिट फाइंड करना होगा तो मैं इजीली अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की वजह से कर सकता हूँ स्टूडेंट। तो थर्ड एडवांटेज था हमारा बिजनेस रिजल्ट। फोर्थ कॉमन एस्पेक्ट्स। It is widely accepted since it follows universal accounting principles. Double entry system is accepted by financial institutions, government authorities, etc. तो फोर्थ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, कॉमन एक्सेप्टेंस। तो कई मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट, सभी की सभी ये जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, इसे एक्सेप्ट करते हैं, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है स्टूडेंट। ठीक है ना, सब जगह पे ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। एंड कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, दैट इज ट्रेडिशनल सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम is based on practicability. Accounting convention means rules which by common agreement are used in accounting. However, there is no clear information of rules between concept and conventions. ओके, कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी। अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स रूल्स विच आर विच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज इन अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ रूल्स वगैरह यूज करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ओके हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज
पास करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे ट्रेडिशनल जो रूल्स है जो अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए रिक्वायर्ड है वो हम समझेंगे अभी। Indian system of accounting is an example of conventional accounting. This system does not follow principle of double entry system. It is incomplete system of recording the business transactions. तो स्टूडेंट ये हमने पहले भी देख लिया, इंडियन सिस्टम में जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती है वो कोई प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम उसे इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे अकाउंट्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, एन अकाउंट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन relating to a particular person, assets, liability, particular head of expense or income recorded at one place in day-to-day business activity. Large number of business transactions take place. It affects the several accounts. At the end of certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the accounts to find out the information like total capital, total liability, assets, total income and expenses etc. of the business. तो स्टूडेंट बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट इट्स वेट या एन अकाउंट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम अलग अलग हर एक चीज़ के हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट, अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है ना, पर्सनस के अलग अकाउंट होते हैं, एसेट्स के अलग अकाउंट होते हैं, लाइबिलिटी के अलग अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस के हम अलग से अकाउंट बनाते हैं, इनकम के अलग अकाउंट बनाते हैं, सारे अलग अलग हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और सारी जो इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट प्रॉपरली हम अकाउंट्स में देते हैं। इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी और एवरी डे में बिजनेस एक्टिविटी में स्टूडेंट कई सारे ट्रांजेक्शन अकर होते हैं। ठीक है ना, ओके, जिसकी वजह से कई सारे अकाउंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, अफेक्ट होते हैं। कई सारे अकाउंट्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो एक सर्टन पीरियड के बाद में स्टूडेंट हमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए इन अकाउंट्स को क्या करना होता है स्टूडेंट, क्लोज करना होता है। ठीक है, जैसे कि टोटल कैपिटल, टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट, टोटल इनकम, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन अकाउंट्स को क्या किए करें, बैलेंस करें स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अकाउंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और फिर बाद में हमें बैलेंसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे स्टूडेंट। ओके, तो जितने भी अकाउंट्स हैं स्टूडेंट इनको हम कुछ इस कैटेगरी में क्लासीफाई कर देंगे, पर्सनल अकाउंट, एसेट्स, लाइबिलिटी, ठीक है, एक्सपेंस, इनकम, ये सारे अलग अलग तरीके होंगे जिसकी मदद से हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स, an account is a summarized record of transactions affecting one person, one kind of property, or one class of gain or loss. G.R. Bartley Boy। तो स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अकाउंट क्या है, समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग वन पर्सन। तो स्टूडेंट अकाउंट्स समराइज रिकॉर्ड्स है ट्रांजेक्शन्स के जो एक पर्सन, एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी या फिर गेन या लॉस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अलग अलग अकाउंट में जब हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एन अकाउंट्स इज अ लेजर record in summarized form of all transactions that have take place with the particular person or thing specified character। तो स्टूडेंट अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जितने भी है, ठीक है, जैसे कि सिंपल से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम बैंक का। बैंक में कितने सारे अकाउंट्स हैं स्टूडेंट, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बिजनेसेस कनेक्टेड है बैंक से। ठीक है ना, तो बैंक क्या करता है स्टूडेंट, हर एक पर्सन का अकाउंट अलग अलग मेंटेन करता है, बरोबर। कई सारे लोग आके ट्रांजेक्शन करते, कई सारे नहीं भी करते। तो जिस किसी का भी ट्रांजेक्शन अकर होता है तो हर पर्सन का जो ट्रांजेक्शन है उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पे हम इसे रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट में, तो उसको हम लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेजर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है अकाउंट इज ए लेजर। ठीक है ना, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन से जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके बारे में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्डेड इन समराइज फॉर्म। समराइज फॉर्म मतलब स्टूडेंट जितने भी ट्रांजेक्शन अकर हुए हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, सारे के सारे हम उस अकाउंट में नोट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कई सारे पर्सन के साथ में होते हैं, बट अगर हमें स्पेसिफिक किसी पर्सन का अगर अकाउंटिंग डिटेल चाहिए तो वो हमें लेजर इजीली फाइंड आउट करने में मदद करता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके,
स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें एकदम क्लियर होगी स्टूडेंट, हैव पेशेंस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम पूरी तरीके ट्रेडिशनल अप्रोच को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहला जो अप्रोच होगा, हमें अकाउंट्स को क्लासीफाई करना होगा। तो जितने भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट, जितने भी अकाउंट्स, ठीक है, भले उसका नाम कुछ भी होने दो, ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स होंगे वो दो टाइप में कैटेगराइज हो जाएगी। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट और सेकेंड इम्पर्सनल अकाउंट। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जितने भी अकाउंट्स है उसे हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर देंगे, पहला पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट स्टूडेंट आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो स्टूडेंट जैसे कि अकाउंट्स कहता है, नाम सजेस्ट करता है कि ये जो अकाउंट्स है वो पर्सन से डील करता है, ठीक है ना स्टूडेंट। एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट में जैसे कि आप, मैं, ठीक है, तो ये पहला एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब स्टूडेंट जैसे कि बैंक्स हो गए, ठीक है, ऑफिस हो गई, कंपनी हो गई, ठीक है, ये क्या होगा अपने आर्टिफिशियल, जिसकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, एंड लास्टली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अकाउंट हो गए जो किसी पर्सन को दर्शाते हो गए स्टूडेंट, ठीक है ना, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हो गए। जैसे कि एग्जांपल दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। स्टूडेंट अगर हमारा कोई खर्चा देना बाकी है तो डेफिनेटली खर्चा हमें देना बाकी तो किसी व्यक्ति को देना होगा। तो जो भी चीज़ें देनी बाकी है या फिर हमें किसी से लेनी बाकी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब देनी बाकी है, ठीक है, और प्रीपेड मतलब हमने पहले से पे कर लिया किसी को, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड इनकम, या फिर हमें किसी से इनकम पहले मिल गया, हमें हमने किसी को पहले एक्सपेंस पे कर दिया या हमें किसी को एक्सपेंस देना बाकी है, ठीक है ना। तो जो भी प्रीपेड या फिर पहले दे दिया या फिर हमें देना बाकी है, पहले ले लिया या फिर हमें लेना बाकी है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जो लेन देन है स्टूडेंट एक्सपेंस और इनकम का, ये किसी व्यक्ति से हमें करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसलिए जो तीसरा टाइप है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट तीन कैटेगरी में डिवाइड है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि सुनीतास अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट्स, ओके, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं, नेचुरल पर्सन होते हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पुणे मुंबई कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया स्टूडेंट। ये चल फिर तो नहीं सकते बट उनकी खुद की अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया अभी, ठीक है, जो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे नॉर्मली वर्ड आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, ठीक है, ऐसे सारे वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। बच्चे इसे आइडेंटिफाई करने में बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, ये जो तो याद हो जाता है बट ये भूल जाता है आगे जाके। तो मेक श्योर आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग पर्सनल अकाउंट लेट्स मूव टू इम्पर्सनल अकाउंट। तो ये इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या था स्टूडेंट वो देखते हैं। रियल अकाउंट डील विथ टेंजिबल रियल अकाउंट्स, ठीक है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट भी स्टूडेंट आगे जाके दो पार्ट में कवर्ड हो रहा है, टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर, कैश, ये सारी चीज़ों को हम इजीली छू सकते हैं और देख सकते हैं, ओके। और दूसरी तरफ इनटेंजिबल रियल अकाउंट, जैसे कि गुडविल, गुडविल मतलब स्टूडेंट नेम और रेपुटेशन, ये चीज़ें हम सब देख नहीं सकते, कॉपीराइट, ठीक है, ये सब हम देख नहीं सकते, ओके, इसलिए इसे कहा गया इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो स्टूडेंट ये जो रियल अकाउंट है वो बेसिकली बिजनेस एसेट से रिलेटेड है, एंड बिजनेस एसेट्स मीन्स दोज थिंग विच आर ओन्ड बाय बिजनेस, एंड business and asset means the benefit of which will be received for in more than 1 year, ठीक है, उसे हम एसेट्स कहते हैं और वो सारे एसेट्स के लिए रियल अकाउंट एप्लीकेबल है, ओके। तो पर्सनल अकाउंट हमने देख लिया जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, रियल अकाउंट हमने देख लिया जो एसेट्स के लिए नॉर्मली होता है, ठीक है, और एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, रियल और टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। एंड लास्टली हम देखते हैं स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट। तो जो नॉमिनल अकाउंट है स्टूडेंट बेसिकली दो टाइप में कवर्ड हो गए, एक्सपेंसेस के लिए और इनकम के लिए। तो जब कभी भी कोई अकाउंट हमें एक्सपेंस या इनकम के बारे में कहता है तो
वो सारे अकाउंट्स नॉमिनल के हेड में कवर्ड हो गए। स्टूडेंट कहाँ कवर्ड हो गए? नॉमिनल हेड के अकाउंट में कवर हो गए, ठीक है। जैसे कि स्टेशनरी, ओके, परचेजेज, ये सब अपने एक्सपेंसेस हैं। दूसरी तरफ गेन इनकम अगर होगा, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ओके, इंटरेस्ट मिला हमें, सेल किया हमने, तो वो सब इनकम की कैटेगरी में आएंगे। तो स्टूडेंट हम जितने भी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, सम सॉल्व करने के लिए जितने भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, तो सारे के सारे अकाउंट्स, ध्यान से सुनना, सारे के सारे अकाउंट्स तीन कैटेगरी में डिवाइड होंगे। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, ठीक है, सेकंड होगा हमारा रियल अकाउंट, एंड थर्ड होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो आपको ये क्लासीफाई करने को आना चाहिए कि स्टूडेंट जो अकाउंट आपने प्रिपेयर किया हुआ है वो अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। ये क्लासिफिकेशन बहुत 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 ज़रूरी है, इट्स मस्ट। अगर ये नहीं आएगा स्टूडेंट, तो आगे भी आपको जाके मतलब नहीं है, आप प्रॉपरली सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, बेसिकली आपको अकाउंट्स को क्लासीफाई करना आना चाहिए। पर्सनल अकाउंट है वो, जैसे कि सुनीता, अशोक, सुहास, ठीक है, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड, ये सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई सब पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट एसेट से डील करता है स्टूडेंट, और नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस से डील करता है। आपको ये प्रॉपरली दिमाग में बैठाना है स्टूडेंट, ठीक है। नहीं बैठ रहा है तो भी दो तीन बार आप देखिए, गो थ्रू कीजिए प्रॉपरली, फिर बाद में आगे बढ़िए। ओके, मूविंग फर्दर, पर्सनल अकाउंट अभी एक एक करके फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। These accounts represent a person or and group of person with whom business deals. These accounts are classified into following three category। तो स्टूडेंट ये वो अकाउंट है, ठीक है, सॉरी, ये जो पर्सनल अकाउंट है वो किसी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जिससे बिजनेस हम डील कर रहे हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है, और ये टोटली तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, accounts relating to individual human beings, example Rajesh account, Sumit's account, Sushma account, Vaibhav's account, okay, etc। तो ये सारे जितने भी अकाउंट्स है वो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग से रिलेट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स includes account of organization, association which are which are created by law, for example Bank of Maharashtra account, ABC and company account, रिक्रिएशन क्लब अकाउंट एक्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे जो एग्जांपल है, ये वो नेचुरल पर्सन नहीं बट हमने उसे क्रिएट किया है लॉ की मदद से, तो ऐसे सारे अकाउंट को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। एंड लास्टली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। Okay, these accounts represent a certain person or a group of person in business dealing. Account relating to outstanding and prepaid items are called representative personal account. Example, outstanding rent account, income received in advance account, prepaid wages account, etc। तो स्टूडेंट जो भी लेन देन बाकी है, आउटस्टैंडिंग कोई खर्चा या फिर आउटस्टैंडिंग कोई इनकम है, ठीक है, कोई भी इनकम या एक्सपेंस लेना या देना बाकी है स्टूडेंट, तो सारे के सारे वो चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गए, क्योंकि लेन देन जो बाकी है वो किसी पर्सन से हमें करना बाकी है लेन देन, ठीक है। इसलिए आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको सीधा उसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड या प्री रिसीव वर्ड दिखाई दिया तो सीधा उसे आपको पर्सनल अकाउंट कंसिडर करना है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, impersonal account, second category। Impersonal accounts are classified into following two categories: real account, this account represents assets and properties owned by the business। The following are the type of real account। तो दो टाइप है स्टूडेंट हमने देख लिया, एक तो है टेंजिबल रियल अकाउंट, ओके। Tangible real account means the assets and properties which can be seen, touched and felt, example machinery account, motor car account, stock of goods account, etc। ठीक है, ये सारी एसेट्स को, प्रॉपर्टी को हम छू सकते देख सकते हैं, उसे हम कहेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट। नेक्स्ट, intangible real account। Intangible real account means asset which cannot be seen, touched or felt but can be measured in term of money, example goodwill, patents, trademark, copyrights, etc। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते स्टूडेंट, बट उनकी कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है, मॉनेटरी टर्म में वैल्यूज होती है, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। ओके, नाउ नॉमिनल अकाउंट। The accounts of expenses, losses, income and gain
are called as nominal accounts. Example: wages account, stationery account, salary account, depreciation account, commission received account, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक्सेट्रा। तो जब कभी भी हम किसी इनकम या एक्सपेंस की बात करेंगे स्टूडेंट, तो हम उसे नॉमिनल अकाउंट डिनोट करेंगे, ठीक है ना। हम उसे किस में क्लासीफाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्टूडेंट ये जितने भी हमने अकाउंट देखे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, हर अकाउंट के दो एस्पेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है। तो इसमें एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, debit, the left hand side of the account is called debit side, and credit, the right hand side of the account is called credit side. ओके स्टूडेंट, तो जितने भी अकाउंट हम बनाएंगे, हर पर्सन का एक अलग से अकाउंट बनेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। हर पर्सन का एक अलग से अकाउंट बनेगा। अकाउंट्स के हम दो पार्ट कर देंगे, एक होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ओके, एक होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक होगा हमारा राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट, इस साइड को हम कहेंगे डेबिट साइड। क्या कहेंगे स्टूडेंट, डेबिट साइड, करेक्ट। और दूसरा होगा राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो एक ही पर्सन का अकाउंट अकाउंट होगा ये, और उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, क्रेडिट, ठीक है। चलिए, नहीं समझा कोई बात नहीं, समझेगा अभी सब। गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। और ये तीन गोल्डन रूल स्टूडेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप प्रॉपरली इसे दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था, ठीक है, कि हमने अकाउंट्स को तीन हेड में क्लासीफाई किया था। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहला काम है आपको दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना। दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद में दो अकाउंट्स प्रिपेयर करना, दो अकाउंट्स को क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने के बाद में स्टूडेंट हमें उन अकाउंट्स पे रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने अकाउंट्स बना लिया, अकाउंट्स बनाने के बाद में आपने क्लासीफाई कर दिया कि वो डेबिट में, सॉरी, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको ये रूल अप्लाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट, रूल क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है स्टूडेंट, ओके, वो है पर्सनल अकाउंट का रूल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है स्टूडेंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या कहता है रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल है। याद कैसे रखना स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। बीइंग अ पर्सन, हमारा नेचर क्या होता है, कोई भी चीज़ हम पहला लेना प्रीफर करते हैं, बरोबर ना। तो पहले हम रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद में हम देना प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी हम अभी देखने वाले गोल्डन रूल, सबसे पहले हम डेबिट का इफेक्ट देंगे, फिर बाद में हम क्रेडिट का इफेक्ट देंगे। तो पहला डेबिट फिर क्रेडिट, ठीक है। तो पहला बीइंग पर्सन हम क्या करेंगे, पहला हम रिसीव करेंगे फिर बाद में हम देंगे। तो रूल क्या बन गया स्टूडेंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रूल बन गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स बिलोंग टू स्टूडेंट एसेट्स, ठीक है। और स्टूडेंट कोई भी एसेट्स बिजनेस में क्या होगा, डेफिनेटली वो बिजनेस में आएगा या फिर वो बिजनेस से जाएगा, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स। और स्टूडेंट डेफिनेटली पहले एसेट्स आएगी फिर जाएगी, करेक्ट। तो पहला डेबिट व्हाट कम्स इन, पहला एसेट्स आएंगे, ओके, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रूल्स एसेट के लिए है कि जब कभी भी बिजनेस में एसेट्स आएंगे, जब कभी भी बिजनेस में एसेट्स आएंगे, ठीक है, तो हम वो एसेट को डेबिट कर देंगे। और जब कभी बिजनेस से एसेट जाएगा तो हम उस एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हम जब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि एसेट्स आ रहे कि जा रहे हैं। अगर कोई एसेट आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर कोई एसेट जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ओके। और ठीक उसी तरीके से पर्सनल अकाउंट का भी था। अगर अ, हम किसी को दे रहे स्टूडेंट, आगे वाला रिसीव कर रहा है कोई चीज़, ठीक है, हम किसी को दे रहे हैं तो आगे वाला अगर रिसीव कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और अगर आगे वाला हमें कुछ दे रहा है, ठीक है ना, तो वो आगे वाला पर्सन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बरोबर। तो पहले वाले केस में हम आगे वाले को कुछ दे रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, सेकेंड वाले केस में आगे वाला कुछ हमें दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, ओके। ठीक उसी तरीके से अगर बिजनेस में कोई चीज़ आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस से कोई एसेट जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। एंड लास्टली नॉमिनल अकाउंट। तो जब कभी भी हमारा एक्सपेंस होगा स्टूडेंट, तो हम वो एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट।
तो जब कभी भी हमें अकाउंट्स में एक्सपेंस के बारे में दिखाई दिया तो डायरेक्टली हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, और जब कभी भी हमें इनकम होगा स्टूडेंट, तो हम उस अकाउंट को क्या कर देंगे, उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट, यहाँ से हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल प्रॉपर कर लो, क्योंकि अगर वो अच्छे से आएगा तो ये एस्पेक्ट आप बहुत ही इजीली कवर कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट टू एस्पेक्ट। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में वो दो एस्पेक्ट्स में से दो अकाउंट को पिकअप करना है। वो दो अकाउंट्स को पिकअप करने के बाद में हमें उसे क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन की मदद से हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं टेबल बना देता हूँ, ताकि दोनों एस्पेक्ट को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो स्टूडेंट जब कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे क्या लाना पड़ेगा, बिजनेस में कैश लाना पड़ेगा। तो पूरा जो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कहाँ से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि जो अकाउंट्स होता है स्टूडेंट वो बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारी क्या स्टूडेंट, बिजनेस है। ठीक है, ये हमारा क्या बिजनेस है, करेक्ट, और ये ओनर है यहाँ पे स्टूडेंट, क्या है ये, ओनर। बहुत ही स्लोली जाना है, बहुत ही इजीली जाना है आपको, ताकि आपको सब चीज़ें इजीली समझ में आए। ठीक है, हमें जो अकाउंटिंग एंट्री करनी है स्टूडेंट वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। मतलब सारे ट्रांजेक्शन हमें यहाँ से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, बिजनेस के अंदर से हमें सारे ट्रांजेक्शन को देखना है। ठीक है, फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन लिखा है, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो ये ओनर है और ओनर ने बिजनेस में क्या लाया, कैश लेके आया स्टूडेंट, क्या लेके आया, कैश। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या दिखाई देगा स्टूडेंट, कि बिजनेस में कैश आ रहा है, करेक्ट ना, हमें क्या दिखाई देगा, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो जो पहला एस्पेक्ट होगा स्टूडेंट, पहले ट्रांजेक्शन का पहला एस्पेक्ट होगा कैश कम्स इन। क्या होगा स्टूडेंट, कैश कम्स इन, तो कैश आ रहा है। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो कैश आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कैश कम्स इन, और सेकंड हमें दिख रहा है कि जो ओनर है वो पैसे लेके आ रहा है। ठीक है ना, और ओनर को हम क्या कहेंगे, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर इज द गिवर, प्रोपराइटर इज द गिवर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। सेकंड हम देख रहे हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में हम कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो परचेज क्या है स्टूडेंट, हमारा एक्सपेंस। जब कभी भी हम कोई चीज़ खरीदी करते हैं तो स्टूडेंट हमारा खर्चा होता है, करेक्ट ना। तो पहला जो एस्पेक्ट है इस ट्रांजेक्शन में, पूरे ट्रांजेक्शन में, वो है परचेज इज एन एक्सपेंस। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन, फर्स्ट एस्पेक्ट परचेज इज एन एस्पेक्ट, सॉरी इज एन एक्सपेंडिचर। ओके, थर्ड हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से, जब हम खरीदी करें तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ से। सेकंड हम देखेंगे कि ये जो है गुड्स हमें कौन दे रहा है स्टूडेंट, अजय दे रहा है। कौन दे रहा है, ये अजय। ठीक है, तो सेकंड एस्पेक्ट होगा अजय इज द गिवर। अजय कौन है स्टूडेंट, गिवर ये केस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर कैश होता है स्टूडेंट यहाँ पर, क्रेडिट में खरीदा तो अजय आया। अगर कहीं पे भी ट्रांजेक्शन, क्योंकि लेना देना बाकी है स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना, अगर किसी पर्सन का नाम आता है और अगर उससे हमारा ट्रांजेक्शन बाकी है तो ही उस पर्सन का नाम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि हमने अजय से गुड्स खरीदा क्रेडिट पे, तो अजय से हमारा लेना देना बाकी है, इसलिए अजय का नाम आया यहाँ पे, अजय इज गिवर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैश पे कर देते हैं स्टूडेंट ये वाले ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे कैश गोज आउट करके सेकंड एस्पेक्ट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैश सेल्स ₹7,000। तो हम कुछ चीज़ें बेच रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ओके, और जिसको हम सेल कर रहे हैं वो हमें क्या दे रहा है,
पैसे दे रहा है, बरोबर ना। कैश सेल्स ₹7,000। तो डेफिनेटली यहाँ पे दो एस्पेक्ट हमें क्या दिखाई देगा कि हमारे पास पैसा आ रहा है स्टूडेंट। हम जब गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जो पहला एस्पेक्ट है स्टूडेंट थर्ड ट्रांजेक्शन का, वो है कैश कम्स इन। क्या है, कैश कम्स इन। और जो सेकेंड एस्पेक्ट है स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो सेकेंड एस्पेक्ट हमें क्या दिखाई देगा कि सेल्स इज एन इनकम। सेल्स क्या है, हमारा इनकम है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आगे वाला पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे वाला पर्सन हमें ऑन द स्पॉट कैश पे कर रहा है। तो दो एस्पेक्ट, कैश कम्स इन एंड सेल्स इज एन इनकम। ओके, नेक्स्ट, रिसीव कमीशन ₹500। रिसीव कमीशन, सुन, रिसीव कमीशन मतलब क्या, कमीशन मिला मतलब कैश मिला स्टूडेंट। क्या मिला, कैश। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट है। तो बिजनेस में क्या आया, पैसा आया, कमीशन मिला, तो बिजनेस में पैसा आया। तो पहला एस्पेक्ट जो होगा फोर्थ ट्रांजेक्शन का होगा कैश कम्स इन। ओके, और सेकेंड कमीशन मिला। क्या मिला, कमीशन। और कमीशन क्या स्टूडेंट, हमारा इनकम है, करेक्ट ना। तो सेकेंड एस्पेक्ट होगा कमीशन इज एन, सॉरी, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट, रेंट पेड। ठीक है, हमने भाड़ा पे किया स्टूडेंट। तो जब हम भाड़ा पे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एस्पेक्ट हो गए, तो एक तो रेंट होगा जो हमारा खर्चा है, और दूसरा हम पे करेंगे तो कैश जाएगा, ठीक है ना। और आगे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आगे कौन पर्सन है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या है स्टूडेंट, एक तो रेंट इज एन एक्सपेंस, पहला एस्पेक्ट, ठीक है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन का पहला एस्पेक्ट, रेंट इज एन एक्सपेंस। एंड सेकेंडली, कैश गोज आउट। बिजनेस से क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैश जा रहा है। तो आपने देखा ये 5 ट्रांजेक्शन हमें दिए हुए थे, और पांचों ट्रांजेक्शन में हमने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। पहला रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन पढ़ो तो आपको बिजनेस की नज़रिए से देखना है। कहाँ से देखना है, बिजनेस की नज़रिए से देखना है। ओके, और सेकंड, जब कभी भी किसी पर्सन से क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि लेन देन, बाकी तो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर्सन का नाम आएगा, ठीक है। और अगर हम पे कर रहे हैं या आगे वाले से रिसीव कर रहे हैं, मतलब आगे वाला इररिलेवेंट है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट, तो वहाँ पे आगे वाले पर्सन का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए। नाउ मूविंग फर्दर, तो ये दो एस्पेक्ट जो हमने कवर किए स्टूडेंट, वो उसके एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट की मदद से, जितने भी एस्पेक्ट मैंने पीछे लिखे थे वो सब मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अभी ये दो एस्पेक्ट की मदद से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हम दो अकाउंट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमने देखा, ओके, उसमें दो एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए। अब कैश कम्स इन में स्टूडेंट जो अकाउंट हम बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, वो होगा कैश अकाउंट। कौन सा होगा, कैश अकाउंट। ओके, और आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जब कभी भी ओनर बिजनेस में कुछ चीज़ लेके आता है, जब कभी भी ओनर बिजनेस में कुछ चीज़ लेके आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग फर्दर, परचेज इज एन एक्सपेंस। तो स्टूडेंट ये जो लाइन है, परचेज इन एक्सपेंस, पहला एस्पेक्ट, ठीक है, उसमें जो अकाउंट हम नेम देंगे अकाउंट को, वो देंगे परचेज अकाउंट। क्या देंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। ये पूरे इसमें परचेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो हमारा खर्चा है, खर्चे का कैटेगरी आपको लिखना है, खर्चा है करके नहीं लिखना है, खर्चे का कैटेगरी। तो परचेज अकाउंट हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो पहला अकाउंट कौन सा है यहाँ पे, परचेज अकाउंट। तो दो एस्पेक्ट में से मैं दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे परचेज, और दूसरा होगा स्टूडेंट अजय अकाउंट। क्या होगा, अजय अकाउंट। थर्ड में से आप अभी क्लियरली इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टूडेंट, दो अकाउंट कौन से हो गया, कैश और सेल्स, ठीक है, कैश और सेल्स। फोर्थ में कैश और कमीशन, कैश और कमीशन, ठीक है। एंड लास्टली फिफ्थ में रेंट और कैश। ये आपके दो अकाउंट्स। तो स्टूडेंट हमने दो एस्पेक्ट फाइंड आउट कर लिए, दो अकाउंट्स हमने पता लगा दिए। अब हम मूव करते आगे क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो दो एस्पेक्ट की, सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमने दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर दो एस्पेक्ट से हमने दो अकाउंट्स खोज निकाले। अभी दो अकाउंट्स निकालने के बाद में स्टूडेंट हमें अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है स्टूडेंट। क्या करना है, क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। ओके, ओके, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट लिख दिए मैंने, दो अकाउंट्स हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया। अभी लास्ट वाला पार्ट क्लासिफिकेशन का हमारा बच गया है।
तो स्टूडेंट कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? सबसे पहले आपको देखना है क्या वो व्यक्ति है कैश? नहीं। ठीक है। क्या अपना इनकम एक्सपेंस है कैश? नहीं। कैश तो कैश जो है वो हमारा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया अपना रियल अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है। और कैपिटल डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस है स्टूडेंट, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है तो परचेस अकाउंट कौन सा हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एंड सेकंड अजय, अजय अपना नेचुरल पर्सन है तो परचेस अपना नॉमिनल अकाउंट और अजय हमारा पर्सनल अकाउंट। थर्ड कैश, हमने ऑलरेडी देख लिया कैश क्या हमारा रियल अकाउंट। ओके। एंड सेल्स, सेल हमारे इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, तो ये सेल्स कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट। तो कैश रियल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट। ओके नेक्स्ट कैश अकाउंट, अगेन कैश रियल अकाउंट। कमीशन इनकम की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इनकम है वो, और जब कभी इनकम और एक्सपेंस दिखाई देगा आपके दिमाग में नॉमिनल अकाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सॉरी दो क्लासिफिकेशन जो है स्टूडेंट, कैश को हम क्लासीफाई करेंगे रियल अकाउंट में और कमीशन को हम क्लासीफाई करेंगे रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट में। एंड लास्टली रेंट और कैश। रेंट हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट रेंट अकाउंट, और कैश हमारा रियल अकाउंट नॉमिनल एंड रियल। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट आपको सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ये बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करना है आपको? दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में सॉरी दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस एस्पेक्ट में से आपको दो अकाउंट्स निकालने हैं और दो अकाउंट्स को क्या करना है स्टूडेंट? क्लासीफाई करना है। तो ये 3 स्टेप हम अभी तक सीख चुके हैं, ठीक है। और स्लोली हम आगे बढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट एक्टिविटी दिया हुआ स्टूडेंट हमें वापस यहाँ पे क्या कहा गया इस एक्टिविटी में? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट टू एस्पेक्ट। सबसे पहले मुझे टू एस्पेक्ट्स निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में मुझे कहा गया टू अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है, जिस तरीके से हमने अभी पिछले सम में देखा। ओके, और इसके बाद में क्लासीफाई द अकाउंट्स, और बाद में लास्ट में हमें क्लासीफाई करना है, ठीक। जैसा अभी हमने पिछले सम में किया, पिछले पार्ट में देखा, वैसे हमें वापस करना है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहला हम दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम दो कॉलम्स बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन स्टूडेंट, ठीक है। तो जब भी आप दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, मेक श्योर आप एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना दो जो कि आपका बिजनेस होगा, और एक इसके ऊपर आइस बना दो ताकि आप एंट्रीज को इजीली क्या कर सको स्टूडेंट? आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्या करना है स्टूडेंट? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजेक्शन को देखना है। ओके, तो पहला जो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी डेफिनेटली अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें, मतलब हम मतलब यहाँ पे ओनर, ओनर क्या कर रहा है? बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कैश। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। बिजनेस में सबसे पहला जो चीज़ आपको दिखाई देगा कि वो बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो कैश कम्स इन। तो पहले ट्रांजेक्शन का पहला जो एस्पेक्ट है स्टूडेंट, वो होगा कैश कम्स इन। और सेकंड क्या होगा स्टूडेंट? सेकंड हमें यहाँ से दिखाई देगा कि जो ओनर है वो बिजनेस में पैसा ला रहा है। ओनर को हम यहाँ पे कहेंगे प्रोपराइटर। प्रोपराइटर इज गिवर, प्रोपराइटर इज गिवर, ठीक है ना। ओनर बिजनेस में पैसा ला रहा है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट सेकंड, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। अविनाश से हम मशीनरी खरीद रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या हो गए? पहला चीज तो मशीनरी क्या है? आ रहा है, बरोबर है। मशीनरी क्या है हमारा यहाँ पे? आ रहा है। ओके, तो हम इसे यहाँ पे इसे रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो पहला जो एस्पेक्ट होगा स्टूडेंट क्या होगा? वो मशीनरी कम्स इन, करेक्ट। तो मशीनरी आ रही है, और जो अविनाश है वो कौन है स्टूडेंट? गिवर है। अविनाश है वो कौन है? गिवर, ठीक है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन, दो सेकंड एस्पेक्ट भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड, परचेस गुड्स, परचेस गुड्स ₹5000 फ्रॉम राहुल। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे गुड्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेस क्या है हम स्टूडेंट? हमारे बिजनेस के लिए परचेस बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है ना। ओके, और ये गुड्स हम कैसे खरीद रहे हैं स्टूडेंट? ऑन कैश बेसिस पे कर दो। जब कभी भी हम
कोई चीज़ को कैश बेसिस पे खरीदेंगे तो स्टूडेंट आगे वाला जो पर्सन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट्स हो गए स्टूडेंट, पहला होगा परचेज, दो एस्पेक्ट जो होगा वो क्या होगा, पहला होगा परचेज इज एन एक्सपेंस, थर्ड ट्रांजेक्शन का पहला एस्पेक्ट परचेज इज एन एक्सपेंस, और जो सेकंड होगा स्टूडेंट कैश गोज आउट, ठीक है। हमारे बिजनेस से क्या होगा, पैसे जाएंगे, जब हम कैश में हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो बिजनेस से पैसे जाएंगे। तो परचेज इज एन एक्सपेंस पहला एस्पेक्ट और दूसरा कैश गोज आउट। ओके, थर्ड भी हो गया। फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट, हमने कुछ गुड्स अनिकेत को बेचा, ओके। और कैसे बेचा, ऑन क्रेडिट बेचा स्टूडेंट, हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, हमने सिर्फ बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे अविनाश, क्योंकि स्टूडेंट हम यहाँ पे क्रेडिट में बेच रहे हैं तो हमारे लिए जो अनिकेत है वो इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा। तो अनिकेत यहाँ पे कौन है स्टूडेंट, अनिकेत यहाँ पे रिसीवर है, ओके। और हम यहाँ पे बेच रहे हैं तो हम सेल कर रहे हैं, सेल हमारे लिए इनकम है। तो यहाँ पे जो दो एस्पेक्ट हो गए स्टूडेंट, अविनाश पहला क्या होगा, अविनाश इज रिसीवर और दूसरा सेल इज इनकम, सेल इज इन इनकम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ का भी दो एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। फिफ्थ, पेड सैलरी ₹1,000, हमने सैलरी पे किया स्टूडेंट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दो एस्पेक्ट है, पहला तो जो है वो सैलरी इज एन एक्सपेंस और दूसरा जो है वो कैश गोज आउट, हमें सैलरी के लिए पे करना पड़ेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी एक्सपेंस होगा, ओके। तो पहला एस्पेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, सैलरी इज एन एक्सपेंस, और सेकेंडली बिजनेस से पैसा जाएगा, कैश गोज आउट, ओके फाइन। लास्ट, सोल्ड ओल्ड टेबल ₹3,000, हमने कुछ ओल्ड टेबल स्टूडेंट बेच दिया, ओल्ड टेबल क्या क्या बेच दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमें दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं। तो पहला एस्पेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, जब हम फर्नीचर बेच देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो पहला एस्पेक्ट कैश कम्स इन, ओके। और दूसरा एस्पेक्ट फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर गोज आउट, ओके स्टूडेंट्स। तो दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं फटाफट। तो पहला जो एस्पेक्ट होगा वो होगा कैश कम्स इन एंड सेकंड फर्नीचर गोज आउट, ओके। लेट्स मूव फर्दर। टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट्स, अब हमें आगे क्या करना है स्टूडेंट, दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं जो हमने पिछले पार्ट में फाइंड आउट किए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली दो एस्पेक्ट यहाँ पे लिखे हमने, कैश कम्स इन एंड प्रोपराइटर इज अ गिवर। तो स्टूडेंट कैश कम्स इन से हमें जो अकाउंट मिलेगा वो कैश होगा और प्रोपराइटर इज अ गिवन। अगेन फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था जब कभी भी प्रोपराइटर कुछ बिजनेस में लेके आता है तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है स्टूडेंट वो कौन कौन से, कैश अकाउंट, ओके, एंड सेकेंड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, मशीनरी इज एन एक्सपेंस से जो अकाउंट हम क्रिएट करेंगे वो होगा मशीनरी अकाउंट। और स्टूडेंट यहाँ पे अविनाश जो गिवर है हमारा, ठीक है, वो होगा दूसरा अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो हम आइडेंटिफाई करेंगे एस्पेक्ट से वो होगा मशीनरी अकाउंट और अविनाश अकाउंट, ठीक है। थर्ड, इजी एकदम, परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है, परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। फोर्थ, अनिकेत अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ओके, अनिकेत अकाउंट और सेल्स अकाउंट। फिफ्थ में जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है स्टूडेंट वो है सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। इन लास्ट सिक्स ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। तो इस तरीके से हमने जो दो एस्पेक्ट्स थे उससे दो अकाउंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब ये दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में स्टूडेंट हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि जो अकाउंट्स है वो किस टाइप के, ठीक है ना, क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सॉरी दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बरोबर ना। तो कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट,
सेकंड हमने देखा था मशीनरी अकाउंट और अविनाश अकाउंट। काफ़ी ईजी है स्टूडेंट ये क्लासिफिकेशन करना। मशीनरी डेफिनेटली वो पर्सन तो है नहीं, मशीनरी हमारा एक्सपेंस भी तो नहीं है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे गलती से लिख दिया एक्सपेंस, मशीनरी हमारा एक्सपेंस भी नहीं, मशीनरी क्या है हमारा एसेट है स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके, मशीनरी कम्स इन आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, मशीनरी कम्स इन। ओके, तो यहाँ पे मशीनरी आ रहा है स्टूडेंट और अविनाश उसे दे रहा है, तो मशीनरी कौन सा अकाउंट हो गया, मशीनरी हमारा रियल अकाउंट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, मशीनरी हमारा रियल अकाउंट एंड अविनाश इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट परचेज इज एन एक्सपेंस, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, करेक्ट। अकॉर्डिंगली परचेज एक्सपेंस है तो वो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, और कैश हमारा रियल अकाउंट है स्टूडेंट, करेक्ट। नेक्स्ट अनिकेत इज रिसीवर एंड सेल्स इज एन इनकम। अभी यहाँ पे स्टूडेंट दो अकाउंट जो है वो है अनिकेत और सेल्स। अनिकेत हमारा पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, सेल्स हमारा इनकम की बात करें हम स्टूडेंट तो सेल्स हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट फिफ्थ में दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो सैलरी और कैश। यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली सैलरी क्या होगा स्टूडेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। लाइक नेक्स्ट कैश गोस आउट, फर्नीचर गोस आउट। तो यहाँ पे दो जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो कैश और फर्नीचर है स्टूडेंट, ठीक है। कैश हमारा रियल अकाउंट है, ओके, क्योंकि वो एसेट्स है हमारे हमारा, और फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे दोनों भी रियल अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है स्टूडेंट। तो ट्रांजेक्शन की मदद से हमने दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। उन दोनों अकाउंट्स को हमने क्लासीफाई कर लिया। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब क्विकली हम एक और सम फटाफट देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच की मदद से हम क्विकली एक और सम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स बनाए स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं एक स्टेप अहेड जाऊँगा स्टूडेंट, एक स्टेप अहेड। ये स्टेप के बाद में आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब तक पिछले दो इलस्ट्रेशन हमने देखे, उसमें हमने देखा ट्रांजेक्शन दिया हुआ था, उस ट्रांजेक्शन की मदद से हम दो एस्पेक्ट्स या दो इफेक्ट क्रिएट करते थे, और वो दो एस्पेक्ट या इफेक्ट की मदद से हम दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होते उसको आइडेंटिफाई करते थे, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में हम क्लासीफाई करते थे। तो यहाँ तक तो स्टेप हम करते हैं। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हमने किया उन पे मैं रूल अप्लाई करूँगा स्टूडेंट, और रूल अप्लाई करने के बाद में मैं डिसाइड करूँगा अकॉर्डिंगली क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन दिया है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट जो कवर हो गए स्टूडेंट, वो क्या हो गए, पहला एस्पेक्ट होगा कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, सेकंड एस्पेक्ट होगा कि जो ओनर है प्रोपरेटर है वो क्या है, गिवर है। तो दो एस्पेक्ट यहाँ पे, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, ओके, एंड सेकंड प्रोपरेटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, प्रोपरेटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, ओके स्टूडेंट। अकॉर्डिंगली जो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए स्टूडेंट यहाँ पे वो क्या हो गया, कैश अकाउंट, और जब कभी प्रॉपरेटर कुछ लेके आता है स्टूडेंट बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो दो अकाउंट कौन से यहाँ पे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट हमारा, रियल अकाउंट। अब तक आपको ये याद हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा, कैश हमारा रियल अकाउंट और कैपिटल ओनर होता है स्टूडेंट, ओनर पर्सन होता है, इसलिए वो क्या हो गया पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ओके। तो ये अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, अकाउंट को क्लासीफाई करने के बाद में स्टूडेंट हमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है और एस्पेक्ट के साथ में कंपेयर करना है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, बरोबर ना। कैश क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो मैं रियल अकाउंट के सामने क्या लिखूंगा स्टूडेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड अकॉर्डिंगली पर्सनल अकाउंट के लिए मैं ये एस्पेक्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दूंगा और फिर बाद में रूल अप्लाई करूंगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और यहाँ पे प्रॉपरेटर क्या है स्टूडेंट, अपना गिवर है, प्रॉपरेटर क्या अपना गिवर है। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रूल नोट करूंगा। तो रियल अकाउंट के लिए डेबिट का रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन,
और पर्सनल अकाउंट के लिए क्रेडिट वाला रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो रियल अकाउंट के सामने डेबिट व्हाट कम्स इन और पर्सनल अकाउंट के सामने क्रेडिट द गिवर। ये आपको दो एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के फिर करना है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के दोनों रूल नहीं लिखने हैं, रियल अकाउंट के दोनों रूल नहीं लिखने हैं। आपको दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि कौन सा रूल होगा, डेबिट का रूल लिखना है कि क्रेडिट का रूल लिखना है। दोनों में से कोई एक रूल लिखना है। तो रियल के लिए हमने डेबिट का रूल लिख दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल का हमने क्रेडिट का रूल लिख दिया, क्रेडिट द गिवर। और ये दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड किया है। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है यहाँ पे, कैश आ रहा है। ठीक है, तो कैश हम लिखेंगे डेबिट साइड में, एंड क्रेडिट द गिवर स्टूडेंट कौन दे रहा है ये पैसे, ओनर दे रहा है, करेक्ट ना, कैपिटल। ओनर के लिए हमने कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट। तो जो तो एंट्री बना स्टूडेंट यहाँ पे क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट के लिए हम वर्ड टू यूज करेंगे स्टूडेंट, क्या यूज करेंगे, टू। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ मूविंग टू सेकंड, एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। ओके, हमने ₹5,000 पे किया इमरान को एडवर्टाइजमेंट के लिए। एंड अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे एंट्री पास करनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, जो एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना, बरोबर ना। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम पे करें तो डेफिनेटली हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो पहला एस्पेक्ट होगा कि एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, और दूसरा बिजनेस से पैसा जा रहा है, हम पे कर रहे हैं ना। और क्योंकि हम यहाँ पे पे कर रहे हैं तो इमरान हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ओके सॉरी, एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट, ये दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर हो गए। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, अकॉर्डिंगली जो दो अकाउंट हो गए वो हो गया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके, एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा है स्टूडेंट, तो ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट एंड कैश हमारा रियल अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन अकाउंट में आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में आएगा नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ओके, तो नोट कर लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, एडवर्टाइजमेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। और रूल अप्लाई करने के टाइम पे हम एक बार क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट को एस्पेक्ट से कंपेयर करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंस। ओके, तो एक्सपेंस कहाँ पे आया, डेबिट में आया, तो नॉमिनल अकाउंट के आगे लिखेंगे डेबिट और एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट के लिए इसको इसके कंपेयर करेंगे एस्पेक्ट्स के साथ में, कैश गोज आउट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट के साइड आगे हम क्रेडिट वाला इफेक्ट देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल के आगे डेबिट वाला इफेक्ट देंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नॉमिनल के आगे हमने लिख दिया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और रियल अकाउंट के आगे लिख दिया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होगा। ओके, मूविंग टू थर्ड पॉइंट, थर्ड एडजस्टमेंट। ट्रांजेक्शन दिया हुआ मुझे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने कुछ पैसे बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किए। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या है, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसे रिसीव कर रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर। ओके, एंड कैश गोस आउट ऑफ, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो पहला अकाउंट होगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ओके, एंड सेकंड अकाउंट होगा कैश अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया स्टूडेंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया कवर्ड होगा पर्सनल अकाउंट में, और कैश रियल अकाउंट में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल अप्लाई करके देखेंगे, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर दिया है, अकॉर्डिंगली पर्सनल अकाउंट के सामने लिखेंगे डेबिट द रिसीवर। ठीक है, एंड रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, एस्पेक्ट के साथ में, तो हमें मालूम पड़ेगा कि भाई कैश जा रहा है, तो हम रियल अकाउंट का क्रेडिट साइड का इफेक्ट लिखेंगे। तो पर्सनल का डेबिट साइड का इफेक्ट जो कि डेबिट द रिसीवर, और रियल अकाउंट का क्रेडिट साइड का इफेक्ट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अकॉर्डिंगली स्टूडेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया
डेबिट हो जाएगा यहाँ पे और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ट्रांजेक्शन चलिए फटाफट कवर करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। सुनील से हमने कुछ गुड्स परचेज किए, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, परचेज हमारा खर्चा है और सुनील क्या कर रहा है, हमें दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हमने क्रेडिट बेसिस पे खरीदे स्टूडेंट, यहाँ पे कैश पेड करके नहीं दिया हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो दो एस्पेक्ट होगा, परचेज इज एन एक्सपेंस, सुनील इज द गिवर। ठीक है, मूविंग फर्दर, यहाँ पे जो अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट दो एस्पेक्ट में, वो है परचेस अकाउंट और सुनील अकाउंट। ठीक है, परचेस हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने के नाते ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, और सुनील पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट को हम इफेक्ट देने के पहले स्टूडेंट एस्पेक्ट के साथ में कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट में रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, करेक्ट। तो नॉमिनल अकाउंट के सामने डेबिट वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और पर्सनल अकाउंट के लिए हम सुनील इज द गिवर को ऑब्जर्व करेंगे और रूल ट्राई करेंगे अप्लाई करने का। तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जहाँ पे सुनील गिवर है तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट के आगे लिखेंगे क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल अकाउंट के आगे लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, अकॉर्डिंगली स्टूडेंट परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सुनील अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू अवर फिफ्थ एडजस्टमेंट, ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, पांचवा ट्रांजेक्शन दिया है, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹12,000। सोल्ड गुड फॉर कैश ₹12,000। अकॉर्डिंगली हम इफेक्ट्स पास करेंगे, दो एस्पेक्ट स्टूडेंट। क्या होगा दो एस्पेक्ट्स, जब हम कोई गुड्स बेचेंगे स्टूडेंट तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। तो दो एस्पेक्ट्स में कवर हो गए, कैश कम्स इन, ओके, और दूसरा सेल इज एन इनकम, कैश कम्स इन एंड सेल्स इज एन इनकम, करेक्ट। तो यहाँ से दो अकाउंट कौन से स्टूडेंट हो गए, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट और सेल हमारा इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। तो कैश रियल अकाउंट और सेल्स नॉमिनल अकाउंट। ओके, रूल क्या अप्लाई होगा स्टूडेंट, कैश कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल कैश कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड नॉमिनल अकाउंट का सेल इज एन इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो क्रेडिट ऑल इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट के आगे लिखिए क्रेडिट ऑल इनकम, और सेल्स के आगे लिखिए डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, रियल अकाउंट के आगे डेबिट व्हाट कम्स इन, नॉमिनल अकाउंट के आगे क्रेडिट ऑल इनकम, एंड अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, सिक्स ट्रांजेक्शन, रिसीव कमीशन ₹4,500। 4,500 हमें कमीशन मिला स्टूडेंट, कितना मिला, 4,500 हमें कमीशन मिला। ओके, तो यहाँ पे दो अकाउंट्स या दो एस्पेक्ट जो इन्वॉल्व है स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, पहला है कैश इज एन, सॉरी कैश कम्स इन, क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, कैश कम्स इन, और सेकंड जो एस्पेक्ट है वो क्या है, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, करेक्ट ना। तो कैश कम्स इन एंड कमीशन मिला मतलब पैसा आया, कैश कम्स इन और कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। ओके, अकॉर्डिंगली जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे स्टूडेंट, पहला है कैश कम्स इन, तो उसमें से हम कैश अकाउंट ले लेंगे, और कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम में से हम कमीशन अकाउंट ले लेंगे। ठीक है ना, तो दो अकाउंट है यहाँ पे, कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट, कमीशन अकाउंट हमारा इनकम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, कैश आ रहा है अकॉर्डिंगली रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कम्स इन हो रहा है तो डेबिट वाला इफेक्ट लिखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉमिनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, तो इनकम है तो यहाँ पे क्रेडिट वाला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट ऑल इनकम। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और कमीशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशंस के आगे थोड़ा स्टेप और आगे गए, रूल अप्लाई किया और अकॉर्डिंगली कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये आइडेंटिफाई किया। ठीक है स्टूडेंट, तो एक और छोटा सा सम देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और इसी के साथ में हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सम बिफोर एंडिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन मुझे पहले से दिए हुए हैं। ओके, अब आपको फटाफट दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करना है।
ठीक है, ये ऑलमोस्ट हम 4 सम से करते आ रहे हैं। कौन कौन सा अकाउंट है वो आइडेंटिफाई करना है, इन्वॉल्व है वो आइडेंटिफाई करना है, फिर क्लासीफाई करना है पर्सनल रियल नॉमिनल में, फिर रूल अप्लाई करना है, फिर डिसाइड करना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹90,000। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 90,000। तो बिजनेस में पहला एस्पेक्ट होगा कैश आ रहा है, ठीक है, कैश क्या हो रहा है स्टूडेंट, आ रहा है, तो कैश कम्स इन। और दूसरा एस्पेक्ट होगा प्रोप्राइटर इज गिवर, ठीक है, कैश कम्स इन और प्रोप्राइटर इज गिवर। ठीक है, दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, क्लियरली देख सकते हो। पहले तो है कैश अकाउंट और प्रोप्राइटर इज गिवर। तो ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लाता है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को और ओनर पर्सन है, बरोबर। तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, रूल अप्लाई करना है। तो आप रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या हो रहा है स्टूडेंट, कम्स इन हो रहा है, तो रियल अकाउंट के आगे लिखिएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। प्रोपराइटर कौन है, गिवर, तो अकॉर्डिंगली पर्सनल अकाउंट के आगे लिखिएगा क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब कैश अकाउंट, रियल अकाउंट अपना, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक। देना बैंक में हम पैसे क्या करें स्टूडेंट, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम पैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में स्टूडेंट, तो बैंक कौन होगा, बैंक वो पैसों का रिसीवर होगा। तो अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास करेंगे या एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, बैंक इज द रिसीवर। और बिजनेस के पास से जब हम पैसे डिपॉजिट करेंगे तो बिजनेस के पास से पैसे जाएंगे, तो कैश गोज आउट। तो दो एस्पेक्ट में लिखेंगे, बैंक इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट। ठीक है, दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, बैंक और दूसरा कैश। ठीक है, देना बैंक नाम दिया हुआ तो देना बैंक, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमें क्लासीफाई करना स्टूडेंट, बैंक, बैंक क्या हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, कौन है स्टूडेंट, आर्टिफिशियल पर्सन। अकॉर्डिंगली देना बैंक क्या हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हमें उसे रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेगा और कहे कि डेबिट द रिसीवर, बरोबर है। तो बैंक रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर आएगा। और रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो आगे लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और अकॉर्डिंगली डेबिट द रिसीवर, देना बैंक रिसीवर है तो देना बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो डेबिट में आएगा देना बैंक, क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट। नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट, थर्ड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन दिया, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। हमने पैसे निकाले किस लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए मतलब ओनर ने पैसे निकाले स्टूडेंट, ठीक है ना। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले। तो प्रोपराइटर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे रिसीवर है। प्रोपराइटर यहाँ पे पैसे रिसीव कर रहा है, बरोबर। तो प्रोपराइटर इज ए रिसीवर, पहला एस्पेक्ट हो जाएगा। और जब प्रोपराइटर रिसीव कर रहा है मतलब बिजनेस से क्या हो रहा है स्टूडेंट, पैसे जा रहे हैं, तो कैश गोज आउट। दो एस्पेक्ट क्या होगा, प्रोपराइटर इज रिसीवर एंड कैश गोज आउट। ओके, अकॉर्डिंगली दो अकाउंट जो होगा स्टूडेंट, जब कभी भी फर्स्ट चैप्टर में वापस आपने पढ़ा है, जब कभी भी प्रोपराइटर कुछ चीज़ विड्रॉ करता है, प्रोपराइटर बिजनेस से कुछ चीज़ विड्रॉ करता है, उसको हम ड्राइंग कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे, ड्राइंग। अकॉर्डिंगली इसके आगे लिखेंगे हम लोग ड्राइंग अकाउंट। प्रोपराइटर ऑफ इज द रिसीवर के लिए हम ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे कैश गोज आउट के लिए कैश लिखेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके, अकॉर्डिंगली ड्राइंग स्टूडेंट ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट ना। ये ड्राइंग वर्ड हमने यूज़ किया प्रोपराइटर के लिए। तो अकॉर्डिंगली जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है ड्राइंग के लिए, पर्सनल अकाउंट, कैश के लिए रियल अकाउंट। ओके, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर है प्रोपराइटर, तो अकॉर्डिंगली पर्सनल अकाउंट के आगे लिखेंगे डेबिट द
रिसीवर। और कैश रियल अकाउंट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो क्रेडिट वाला रूल लिखिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अकॉर्डिंगली ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम मदन रुपीज 12,000, सॉरी मंदार, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार रुपीज 12,000। स्टूडेंट यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो है पहला, दो एस्पेक्ट सॉरी जो इन्वॉल्व है वो है परचेज इज एन एक्सपेंस, सबसे पहले हम खरीदी कर रहे हैं वो हमारा खर्चा है, और मंदार इज द गिवर, मंदार क्या कर रहा है स्टूडेंट, हमें वो गुड्स दे रहा है। ठीक है ना। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट, कहीं पे भी लिखा नहीं कि हम इस गुड्स के लिए कैश पे कर रहे हैं, इसलिए मंदार इज एन इम्पॉर्टेंट अकाउंट फॉर अस। ठीक है। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट है कि परचेज इज एन एक्सपेंस एंड मंदार इज द गिवर, ये दो एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया। इससे दो अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे, परचेज अकाउंट और मंदार अकाउंट। ओके, अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद में हम क्लासीफाई करेंगे। तो परचेस हमारा कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है हमारा परचेस तो नॉमिनल अकाउंट, और मंदार, मंदार पर्सन है इसलिए वो रियल अकाउंट सॉरी पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। फाइन। नाउ मूविंग फर्दर, रूल अप्लाई करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पे एक्सपेंसेस ही दिया है तो नॉमिनल अकाउंट के आगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लिख देंगे। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मंदार ये केस में क्या है गिवर है तो हम यहाँ पे लिखिए क्रेडिट द गिवर। ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, अकॉर्डिंगली परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट और मंदार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। नाउ मूविंग टू फिफ्थ एडजस्टमेंट, सैलरी पेड सैलरी रुपीज 2,900। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है वो है सैलरी जो कि हमारा एक्सपेंस है, सैलरी इज एन एक्सपेंस, और पैसे जा रहे हैं हम पे कर रहे हैं ना तो पैसे जा रहे हैं तो कैश गोस आउट। तो दो एस्पेक्ट क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, सैलरी इज एन एक्सपेंस और दूसरा कैश गोस आउट। ठीक है, तो नोट कर लिया हमने। नेक्स्ट अकाउंट आइडेंटिफाई करना है इसमें से, तो दो अकाउंट जो है वो है सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके, वो भी हमने नोट कर लिया। सैलरी एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट हुआ स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट, कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश कैश हमारा रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के आगे लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट के आगे लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंस, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश जा रहा है तो रियल अकाउंट के आगे लिखेगी क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लास्टली रिसीव इंटरेस्ट रुपीज 4,000, इंटरेस्ट मिला स्टूडेंट हमें। ठीक है, इंटरेस्ट मिला मतलब बिजनेस में पैसा आया तो कैश कम्स इन। ओके, दूसरा एस्पेक्ट होगा इंटरेस्ट इज एन इनकम, इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट क्या हमारा स्टूडेंट, इंटरेस्ट हमारा इनकम है तो सेकंड एस्पेक्ट इंटरेस्ट इज एन इनकम। तो कैश कम्स इन एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम। ठीक है। अकॉर्डिंगली जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट वो कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। कैश रियल अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम है इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन नहीं हो रहा है तो रियल अकाउंट के आगे डेबिट व्हाट कम्स इन नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम है हमारा तो नॉमिनल अकाउंट के आगे क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट ऑल इनकम। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने स्टार्ट राइट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टिल अकाउंट कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच की मदद से हमने ये सीखा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन से लेके अकाउंट टू बी डेबिटेड और अकाउंट टू बी क्रेडिट तक हमने कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच, किस तरीके से मॉडर्न अप्रोच को हमें यूज़ करना है, क्या रिक्वायरमेंट है मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे स्टूडेंट। और अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट पार्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।